आइए देखते हैं, बहरचंद मजा आएगा। दाखिल हुए 25 फरवरी को। और मैं अब आपको एक और बात कहना चाहता हूं, जो बात खत्म करनी है। मैंने खुद मोदी साहब को पूछा तो उन्होंने यूं कहा कि यार चलो ये समझो कि मैं मुसलमानों का दुश्मन हूं, जो क्या हूं नहीं। तो क्या मैं बेवकूफ भी हूं कि मैं जिंदगी में पहली पोजीशन ले रहा हूं? तो क्या मैं बेवकूफ हूं कि इतना बड़ा कांड 2 दिन पहले ही करूं? तो ये बात तो कोई मुसलमान कभी भी नहीं कहता था कि मोदी साहब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बात कभी नहीं कही। ये हमारी तरफ से नहीं थी, ये इनका किया हुआ था और इनके अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने किया था। बात तो सही है। कांग्रेस का नाम लिया, एजेंडाधारियों की कांग्रेस का नाम लिया, बताइए। कह रहा कांग्रेस का नाम लिया, पोल खोल दिया एजेंडाधारियों की। आप बोल रहा हूं मैं, बताइए। चलिए तारिक फतेह साहब का नाम लिया है सर, मेरे से मत लड़िए। कांग्रेस का नाम लिया है। तारिक फतेह साहब, दिहाड़ी लगा जा, दिहाड़ी लगा। आप जिस मुल्क में देखेंगे एनजीओ काम कर रहा है, आपको पता चलेगा कि एजेंडा वही वेस्टर्न एजेंडा जो चलना चाहिए, ताकि वो मुल्क जो आसमान की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आज जर्मनी के अंदर G7 के अंदर हिंदुस्तान बैठा हुआ, तकलीफ किसको है? अब देखिए ना, आपने कतर से लड़वाया, कुवैत से लड़वाया, सबको कराने के बाद मोदी जी बैठे हैं ना G7 में, उनकी मेंबरशिप नहीं है, लेकिन उनके बगैर कुछ हो नहीं सकता। G20 के अंदर उनकी बात चलेगी। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि 2002 गुजरात दंगे करवा के मोदी की छवि कैसे खराब करने का प्लान था कुछ पार्टीज का। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। पहले जफर सरेशवाला, कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा भी मेरे साथ हैं, बीजेपी फौद हलीम साहब मेरे साथ लेफ्ट का पक्ष रखेंगे, शुभराष्ट्रा मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक बहुत बड़ा पैनल है। लेकिन पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। जफर सरेशवाला जी, ये जो आरोप है कि तीस्ता के पीछे कांग्रेस, कुछ ऐसी ताकतें थी, कुछ ऐसी शक्तियां थी जो फंडिंग कर रही थी, जो सपोर्ट दे रही थी, जो चाह रही थी एंटी मोदी, एंटी इंडिया, एंटी गुजरात ये चीजें हो। नहीं, देखिए ये चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान जिंदा है, और पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान और की जो जनरल पॉलिसी है कि जब तक हिंदुस्तान तबाह नहीं होता उस वक्त तक उसका मकसद खत्म नहीं हो जाता। पार्टीशन का ही मकसद ये था कि मुगलई सल्तनत को इधर पार्क करके रखें और मौका आने पे फिर दिल्ली पे हम कब्जा करेंगे। ये जहनों में बैठा हुआ है। और ये जो NGO हैं आपके सर, उस बात को तो छोड़िए, हिंदुस्तान में देयर आर इनफ मुस्लिम्स जो बात समझते हैं और उनको पता है कि उनकी वैल्यू क्या है, कि दुनिया में एक ही मुल्क है क्या मुसलमान वोट डालता है। और बात कर रहे हैं, अरे जाएं फिर कतर जाके सेटल हो जाएं, अफगानिस्तान चले जाएं, जिनको लगता है कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, बांग्लादेश या पाकिस्तान चले जाएं। सिर्फ हिंदुस्तान में मुसलमान वोट दे सकता, कहीं और इजहार राय नहीं कर सकता। उसके बावजूद आप मौलवी हजरात जो हैं, जिन्होंने दुकान खोली हुई है इस्लाम की इंडिया में, वो उनकी जान को आ जाते हैं। कोई रास्ता निकालिए। और मैं संक्षेप में यहां कह रहा हूं कि इसमें जो मदद की और जो ये मीटिंग हुई हमारी मोदी साहब के साथ, वो महेश भट्ट साहब का उसमें बहुत बड़ा रोल है। और हालांकि वो भी लड़ाई लड़ रहे थे मोदी साहब के खिलाफ, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमारा मकसद, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं कोई इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, और अल्टीमेटली इस मामले में हमको चीफ मिनिस्टर के साथ ही बैठना पड़ेगा। तो तब बैठो, उसके बजाय आज बैठ जाओ। तो फिर महेश भट्ट साहब जो मोदी के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मिलना चाहिए। मैं यहां कहना चाहता हूं कि जब हमने ये तय किया कि हम मिलेंगे, वहीं से हमारे खिलाफ एक जिसको कहते हैं ना, एक जबरदस्त हमारे खिलाफ शुरू हो गया कि मैं बिका हुआ हूं, मैं मीर जाफर हूं, मुझे खरीद लिया गया। यहां तक के महेश भट्ट को भी ये इल्जाम लगाए कि वो भी बिक गए। तो ये अजीब। और जब तक आपको वेस्टर्न बेस्ड NGO चलते रहेंगे, उनका काम एक है। जितना भी NGO आप देख लीजिएगा, उसकी फंडिंग बाहर से है, अमेरिकन इंस्टीट्यूशन से है, जहां एकेडमिक्स इन्वॉल्व हैं। वरना ये तीसरा विस्ता सब सियासी पार्टियां क्यों नहीं ज्वाइन करते? ये जितने NGO वाले हैं, ये अपर मिडिल क्लास के लोग जो किटी पार्टियों में जाते हैं, ये सियासी जमातों में क्यों नहीं मेंबर बनते? क्यों 5000 तो है ना इंडिया में सियासी जमातें, इनका किसी से नहीं मिलता कुछ। अब आप बताइए कि और हुकूमत किसकी थी तब? कांग्रेस पार्टी की। तो 7 केसेस में ये वही SIT ने लोगों को सजा दिलाई, जिसमें 140 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई और 400 लोगों को कुछ ना कुछ सजाएं हुई। तो वो जो 7 केस में जिसमें सजा हुई, वही SIT, वही सब कुछ, तो वो ठीक था।
लेकिन उसी एसआईटी ने नरेंद्र मोदी साहब के बारे में यूं कहा कि भाई इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उनको क्लीन चिट दे दी। तो नरेंद्र मोदी साहब को जिस एसआईटी ने क्लीन चिट दी वो नहीं माननी, तो यार ये कैसा है, ये दोहरापन कैसा? वो तो फिर अगर ये गलत है तो वो 7 जिनको सजा मिली वो भी गलत होनी चाहिए। आप जिस मुल्क में देखेंगे एनजीओ काम कर रहा है, आपको पता चलेगा कि एजेंडा वही वेस्टर्न एजेंडा जो चलना चाहिए ताकि वो मुल्क जो आसमान की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आज जर्मनी के अंदर G7 के अंदर हिंदुस्तान बैठा हुआ, तकलीफ किसको है? अब देखिए ना, आपने कतर से लड़वाया, कुवैत से लड़वाया, सबको कराने के बाद मोदी जी बैठे ना G7 में, उनकी मेंबरशिप नहीं है लेकिन उनके बगैर कुछ हो नहीं सकता। G20 के अंदर उनकी बात चलेगी। 7 स्टार होटल में रहती थी, तो हमको तो तभी हुआ कि यार ये आता कहां से, और जिनके लिए किया उनका बेचारों का हाल देखो। मिसाल के तौर पर जिस पर इन्होंने बहुत अपनी इमारत बनाई थी, वो एक जाहिरा शेख करके एक यंग लड़की थी, बेस्ट बेकरी, अगर याद हो अमन आपको, बेस्ट बेकरी का एक किस्सा हुआ था बड़ौदा में। यस यस। वो बेचारी, उसका कोई पता नहीं कहां है वो। ये गुलबर्गा सोसाइटी जहां पर एहसान जाफरी साहब रहते थे, वहां पर 50 मुसलमानों के मकान थे, इन्होंने बेचने नहीं दिया उनको। यानी तुम अपने महलों में रहो और मुसलमान वो जमीन के अंदर में उतरा हुआ रहे, ये इनकी पूरी एक पॉलिसी थी। फिर तारिक फतेह जी आपके पास आऊंगा जल्दी से। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात कहूं कि किसी भी मुसलमान ने गुजरात में नरेंद्र मोदी को इसका जिम्मेदार कभी नहीं ठहराया। बहुत तो जो लोग कहते भी थे वो ये कहते थे सिर्फ इतना कि भाई ये चीफ मिनिस्टर, बस इससे ज्यादा किसी मुसलमान ने नहीं कहा। भाई ऐसे मैं अगर किसी कंपनी का सीईओ हूं और मैं बंबई में बैठा हूं और अगर कलकत्ते में, मॉरली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि जफर सदेशवाला ने करवाया। तो नरेंद्र मोदी की यहाँ 2 बातें इंपॉर्टेंट, इसलिए कि यह हादसा हुआ 27 फरवरी को और नरेंद्र मोदी साहब पहली मर्तबा गुजरात असेंबली में, एक जमहूरियत है, दुनिया की सबसे 3rd बिगेस्ट आर्मी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये वाहिद दुनिया का मुल्क है जिसके नाम पे एक ओशन का नाम है। ये इंडिया सिर्फ इंडिया नहीं है, ये इंडो चाइना है, इंडोनेशिया है, इंडियाना है, हर जगह हिंद है, साउथ अमेरिका से लेके कहां तक। अपने घर में रह के खुशकिस्मती है जिन लोगों को कि वो हिंदुस्तान में सियासत करते हैं, वो एनजीओ क्यों आने देते हैं? तीसरा जाति कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लेती, ठीक सर, उनका मिजाज मिलता है, मैं मिला भी हूं एक दफा। दे थिंक सिर्फ फंडिंग की जो लाइंस होती हैं कि यही करना है, उसके मुताबिक बोलते हैं वो। जी